बरेटा मेरे हाथ में था और मेरी नजरें तेजी से इर्द गिर्द चकरा रही थी। उस हॉल नुमा बरामदे में सामने ही एक बड़ा सा मुनक्कश 8-10 नशिस्तों पर मुश्तमिल सोफा सेट मौजूद था। उस आरास्ता और बेरास्ता हॉल में मुझे 4 कमरों के दरवाजे दिखाई दिए। उनमें से 3 खुले थे और एक बंद दिखाई दे रहा था। एक तरफ आबनूसी मेज पर टेलीफोन रखा था, वहीं से एक चौड़ा जीना ऊपर दूसरी मंजिल पर जा रहा था। मैं दबे पांव नजदीकी कमरे की तरफ बढ़ा। मैंने दरवाजे के पास पहुंचने से पहले ही फराटे से चलते पंखे की आवाज सुन ली। मैंने दरवाजे के एक तरफ खड़े होकर एहतियात से कमरे में झांका। अंदर 3 बड़े आहनी पलंग बिछे थे, जिनमें से एक पर एक मुश्की रंग का उधेड़ उमर शख्स ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहा था। वो पवन ही हो सकता था। करीबी मेज पर ठंडी चाय मेरे अंदाजे की तस्दीक कर रही थी। मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ा और अगले कमरे की तरफ बढ़ गया। मैंने एहतियात मलहूज़े खातिर रखते हुए अंदर झांका। ये निस्बतन बड़ा कमरा था, जिसकी अकबी दीवार में 2 खिड़कियां भी मौजूद थी। वहां भी मुझे 4 आहनी पलंग बिछे दिखाई दिए, जो सब के सब खाली थे। ताहम कमरे की हालत बता रही थी कि वो मुस्तकिल इस्तेमाल में है। मैं तीसरे खुले दरवाजे की तरफ बढ़ने ही वाला था कि मुझे बड़े दरवाजे के बाहर कुछ खटपट की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी से खाली कमरे में घुसकर दरवाजे के अकब में छुप गया। एन उसी वक्त मरकजी दाखिली दरवाजा एक धमाके से खुला और कोई दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। नौवारिद ने फौरन ही अपनी शनाख्त करवा दी। वो सरदार जी था, जो साथ वाले कमरे के दरवाजे पर खड़ा होकर पवन को गंदी गालियों से नवाज रहा था। ओए नशई, तुझे कहा था तेरा बाप आने वाला है, जाग जा, पर तेरी समझ में ही नहीं आया। अब जल्दी पहुंच, मैंने सुनील बाबू को कहा है कि तुम संडास गए हो। ये कहकर वो उल्टे पांव बाहर की तरफ दौड़ा। ये सब सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़का। ये सब मेरे लिए गैर मुतवक्के नहीं था। सब सोचकर ही बंगले में दाखिल हुआ था। बस इतना था कि मुझे छुपने के लिए मुनासिब जगह के इंतखाब का मौका नहीं मिल सका था, जो मेरी सलामती के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता था। कोई उस कमरे में दाखिल होता तो मैं फौरी तौर पर उसकी नजरों में आ जाता। मैंने खुद को तिफल तसल्ली दी। जरूरी तो नहीं कि बाकी 3 कमरे छोड़कर वो सबसे पहले इसी कमरे में आए। मेरी समात बाहर की तरफ मरकूज थी। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। बड़े दरवाजे पर शोर सुनाई दिया और कई लोग हल्की तेज आवाज में बातें करते अंदर दाखिल हुए। मैंने किसी को हिंदी में गलीज गाली बकते सुना। साथ ही हॉल की फजा में चट्टाख की आवाज गूंजी। एन उसी वक्त किसी को तहक्कुमाना गूंजदार लहजे में अंग्रेजी में डपटते सुना, इसे मत मारो। मगर मुझे लगा उसकी आवाज में मतलूबा कुव्वते नफास की कमी है। गूंजदार लहजे वाले शख्स ने कहा, इसे ले जाकर एक्स शेप में टाइट करके बांध दो, मगर तुम अब इसे और नहीं मारोगे। मुझे इससे बहुत कुछ पूछना है। इसका होश में रहना भी जरूरी है। ये सुनकर मेरा दिल धड़का। कहीं वो लोग इफ्तिखार साहब को इसी कमरे में लेकर तो नहीं आ रहे। ये ख्याल आते ही मैं तेजी से अपने करीबी पलंग के नीचे घुस गया। मुझे लगा कि मैं यहाँ भी महफूज नहीं हूँ। कोई भी झुककर पलंग के नीचे झांकता तो मैं नजरों में आ जाता, मगर फिलहाल कोई मुतबादिल रास्ता नहीं था। मेरा अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ। मैंने चंद ही सानियों बाद पलंग के नीचे से 5 अफराद को कमरे में दाखिल होते देखा। मैंने सिर्फ टांगे देखकर ही पहचान लिया कि उनमें से इफ्तिखार महमूद कौन है। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि मेरे अंदेशों के बरक्स वो अपने पैरों पर चल रहे थे और उनकी चाल में मुझे कोई लड़खड़ाहट दिखाई न दी। ऐन उसी वक्त कमरे में एक थप्पड़ की आवाज गूंजी। साथ ही किसी ने इफ्तिखार साहब को घुस बैठिया करार देकर लगातार 2-3 गालियां दी। ये वही आवाज थी जो हॉल में मुगल्लज़ात उगल रही थी। गैज़ो गज़ब की शिद्दत से मेरा खून उबलने लगा। मैंने ताक लिया था कि इन 4 में से इफ्तिखार साहब को हाथ और जबान से अजियत देने वाला खबीस कौन है। मैंने दिल ही दिल में अहद किया कि मौका आने पर सबसे पहले उस मकरू लग्गड़ भग्गे को मजा चखाऊंगा। तभी मैंने उनमें से किसी की संजीदा आवाज सुनी, मेरी बात कान खोल कर सुनो, हम तेरी हथकड़ी खोल रहे हैं। अपनी सलामती चाहता है तो चुपचाप पलंग पर पेट के बल लेट जा। कोई होशियारी दिखाई तो हम गोली चलाने में जरा भी नहीं झिझकेंगे। अपने देश के दुश्मन और हमारे 4 साथियों के कातिल की छाती गोलियों से छलनी करके हमें खुशी होगी। मैंने इफ्तिखार साहब की पुरसुकून आवाज सुनी। वो लहजा बदल कर बात कर रहे थे। बोले, तुम लोगों को गलती हुई है। मैं देश का दुश्मन नहीं हूँ, ना ही मैंने तुम्हारे किसी साथी को कत्ल किया है। मेरी बात समझने की कोशिश करो सब इंस्पेक्टर। मैं एक कारोबारी आदमी हूँ। तुम लोगों ने मुझ पर गोली चलाई तो मैं समझा डाकू मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हैं और मैंने अपनी जान बचाने के लिए जवाबी फायरिंग की और भागने की कोशिश की। तुम सब सादा कपड़ों में थे। तभी इफ्तिखार साहब को गंदी गाली देने और तशद्दुद करने वाले खबीस ने उनकी बात काट दी। बोला, बकबक न करो सुअर की संतान, मैं तेरी शक्ल अच्छी तरह पहचानता हूँ। पहली बार मैंने ही तुझे चोरी छुपे गिराज में घुसते देखा था और उसके बाद भी तेरा चेहरा अच्छी तरह देखा था।
इसलिए तो चलती गाड़ी में देखते ही तुझे पहचान लिया। चिंता न कर, सुनील जी से इजाजत मिलते ही तेरी खाल उतार कर नमक मिर्च का छिड़काव करूंगा। इफ्तिखार साहब ने जवाब में उसी ठंडे लहजे में उसके साथियों को मुखातिब करके कहा, इसका भेजा ठंडा करो सब इंस्पेक्टर गोस्वामी, लगता है कुछ ज्यादा ही पी रखी है इसने। गोस्वामी ने जहरीले लहजे में जवाब दिया, तुमने बार बार एक ही कहानी दोहराने की ठान ली है तो दोहराता रहे, परंतु अभी मेरे आदेश का पालन कर, वरना मैं सार्जेंट अजीत को अपना गुस्सा निकालने की इजाजत दे दूंगा। इफ्तिखार साहब ने धीमे लहजे में कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ और वचन देता हूँ कि कोई खींचातानी नहीं करूंगा। मैंने जुज़वी दायरे निगाह से इफ्तिखार साहब को सामने वाले पलंग पर मुंह के बल लेटते देखा। उन्हें रस्सियों के जरिए पलंग से जकड़ने की जिम्मेदारी भी सार्जेंट अजीत को सौंपी गई थी। उसने इफ्तिखार साहब के हाथ और पांव अंग्रेजी हर्फ एक्स की शक्ल में चारों पायों से बांध दिए, जबकि मैं इफ्तिखार साहब के हलक से वक्फे वक्फे से खारिज होने वाली दबी दबी कराहों से अंदाजा लगा सकता था कि सार्जेंट अजीत ने अजियतनाक हद तक कसकर उनके बंधनों में गिरहें लगाई हैं। अचानक मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि इफ्तिखार साहब को इस अंदाज में बांधने का मकसद उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाकर उनकी जबान खुलवाने की कोशिश करना है। फिर मैंने सुनील गौरव को बुलंद आवाज में अंग्रेजी में बोलते सुना। मुझे फौरन ही अंदाजा हो गया कि वो टेलीफोन पर किससे बात कर रहा है। वो कह रहा था, आई एम सॉरी सर, उन दोनों की लाशें शनाख्त के काबिल नहीं हैं, मगर सार्जेंट अजीत ने तस्दीक कर दी है, वो दोनों हमारे जवान ही हैं। उन्हें उस बदमाश ने अपने ठिकाने पर बंद करके जिंदा जलाया और फरार हो गया। वो कुछ देर तक दूसरी तरफ से की जाने वाली बातें सुनता रहा, फिर पुरजोश लहजे में बोला, यस सर, वो अब हमारे कब्जे में है। जी हाँ, उसे हमने अच्छी तरह जकड़ रखा है और मेरे 4 जवान उसकी निगरानी भी कर रहे हैं। यस सर, थैंक यू सर, हमारी खुशकिस्मती है कि। वो बात अधूरी छोड़कर दूसरी तरफ मौजूद गालिबन अपने अफसर की बात सुनने लगा, फिर संजीदा लहजे में बोला, यस सर, शक की कोई गुंजाइश नहीं, ये वही दहशतगर्द घुसपैठिया है जो पाकिस्तानी स्पाई मास्टर इफ्तिखार के बंगले में छुपा हुआ था। सार्जेंट अजीत ने दूरबीन से उसे चोरी छुपे गिराज में जाते देखा, फिर मोटर वर्कशॉप से निकलते देखकर उसके ठिकाने तक उसका पीछा किया। वो एक बार फिर मुखातिब की बातें सुनने लगा, फिर एतमाद भरे लहजे में बोला, आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है सर, ये आला तरबियत याफ्ता और इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द है। हमने इसे पहचान कर सड़क पर घेरने की कोशिश की तो इसने गिरफ्तारी देने के बजाय निहायत महारत से हमारा मुकाबला किया। इसका निशाना अच्छा है और गाड़ी चलाने में भी ताक है। गोली लगने की वजह से पिछला टायर फटने पर इसकी टैक्सी फुटपाथ से टकराकर उलट गई थी, वरना शायद ये शैतान निकल भागने में कामयाब हो ही जाता। वो कुछ देर तक खामोशी से सुनता रहा, फिर बोला, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं सर, मैं जबान खुलवाने के ऐसे तरीके जानता हूँ कि पत्थर भी सब कुछ उगलने पर मजबूर हो जाता है, और मुझे अपने भारत के दुश्मन की खाल खींचते हुए जरा भी रहम नहीं आता। हॉल में कुछ देर खामोशी छाई रही, फिर सुनील जोर से हंसा, बोला, आप फिक्र न करें सर, मुझे दुश्मन की गर्दन उतारने में मजा जरूर आता है और मेरे इस शिकार का भी यही अंजाम होगा, मगर मुझे अपने मतलब के राज उगलवाने तक दुश्मन को जिंदा रखना भी आता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इससे पहले ये चाहे भी तो नहीं मर सकता। यकलख्त मुझे इदराक हुआ कि सुनील ये सब हौलनाक बातें इफ्तिखार साहब को सुनाने के लिए कर रहा है ताकि वो तशद्दुद की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही आसाबी तौर पर निठाल और नफ्सियाती शिकस्त रेख्त का शिकार हो जाएं। मुझे उसकी खुशगुमानी बल्कि बेअक्ली पर हंसी आ रही थी। वो जानता नहीं था कि किससे पाला पड़ा है। मेरे लिए ये बात दिल खुशकुन थी कि सुनील और उसके गुर्गे इफ्तिखार साहब के बारे में गलत फहमी का शिकार हैं कि उन्होंने उनके 4 कारिंदों को इबरतनाक अंजाम से दोचार करने वाले पाकिस्तानी घुसपैठिए यानी मुझे पकड़ लिया है। ताहम वही संगीन अंदेशा मुझे मुसलसल खाए जा रहा था। सुनील जैसे ही जबान खुलवाने के लिए इफ्तिखार साहब पर तशद्दुद शुरू करेगा, उस गुर्गे बारां दीदा को ये भांपने में देर न लगेगी कि उसका शिकार मेकअप में है। इफ्तिखार साहब की असलियत से वाकिफ होने के बाद तो ये खुशी से बेहाल हो जाएंगे। उधर सुनील टेलीफोन पर बदस्तूर जोर जोर से बात कर रहा था। मैंने आपको बताया ना सर। जी हाँ, अच्छा ये बताएं, अगर मैं इसकी एक उंगली हथौड़े से कुचल दूं तो क्या ये मर जाएगा? नहीं ना। हो सकता है ये इतना सख्त जान हो कि उंगली चिकनाचूर होने का दर्द बर्दाश्त कर जाए और जबान न खोले, मगर इसके हाथों पैरों में तो 20 उंगलियां हैं। मैं बारी बारी उनका कचूमर बनाता जाऊंगा। आप बताइए ये कब तक जबान बंद रख सकता है? बिलफर्ज मुहाल ये फिर भी राज नहीं उगलता तो मैं उन कुचली हुई उंगलियों को बारी बारी दहकती अंगीठी पर रख कर उनका कबाब बनाता जाऊंगा। देखता हूँ कब तक सब कुछ नहीं उगलता। वैसे मेरे तजुर्बे के मुताबिक कोई तीसमार खान तीसरी उंगली कुचले जाने तक जबान बंद नहीं रख सकता।
वो कुछ देर तक दूसरी तरफ की गुफ्तगू सुनता रहा, फिर लगभग तहकुमाना फैसला सुनाने वाले लहजे में बोला, नहीं सर, इसका बयान रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, मुझे कौंसल खाने या इफ्तिखार महमूद की जासूसी करने नहीं भेजा गया। मेरा मिशन इनके जासूसी के पूरे नेटवर्क को उखाड़ कर फेंकना है। उसके बाद इफ्तिखार महमूद भी कुछ नहीं कर सकेगा। हम इनके कदम दोबारा नहीं जमने देंगे। मुझे इस एजेंट से सिर्फ उस नेटवर्क के बारे में मालूमात हासिल करने से दिलचस्पी है ताकि मैं उसका कला कमा कर सकूं। मैं दुश्मन के कौंसल खाने या इफ्तिखार महमूद की जासूसी की सरगर्मियों के सबूत जमा करने में वक्त जाया नहीं करना चाहता। कदरे तवक्कुफ के बाद उसने नर्म लहजे में बात आगे बढ़ाई। बोला, आप ही बताइए सर, मैं इफ्तिखार महमूद के खिलाफ जासूसी के ठोस सबूत इकट्ठे कर भी लूं तो क्या होगा? उसे नापसंदीदा शख्स करार देकर दुश्मन मुल्क वापस भेज दिया जाएगा, मगर मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। मौका देखकर उसका भी दिल्ली वाले पाकिस्तानी स्पाई मास्टर अख्तर खान वाला हशर करूंगा। पता है ना मैंने उसे कैसे उड़ाया था। वो चंद सानियों तक सुनता रहा। दूसरी तरफ से शायद इनकार किया गया। इस पर सुनील ने गुरूर भरे लहजे में कहा, बहुत फन्ने खान बनता था वो। हमारे खिलाफ कई कामयाब कार्रवाइयां करके ऊंची हवाओं में उड़ने लगा था। फिर एक दिन मैंने गाड़ी से टक्कर मारकर उसे वाकई हवा में उड़ा दिया। वो दूसरी तरफ से सवाल किए जाने पर चंद सानिये खामोश रहा और फिर हंसते हुए बोला, नहीं सर, वो मरा नहीं था, मगर टक्कर लगने से मरने से बदतर हाल हो गया था। टांग काटनी पड़ी थी उसकी और नाकारा होने की वजह से उसे वापस भेज दिया गया था। गालिबन दूसरी तरफ से सताइश की गई, जिस पर सुनील ने शुक्रिया अदा किया और संगीन लहजे में कहा, आप बेफिक्र हो जाएं सर, मैं अपना काम अच्छी तरह जानता हूँ। सुबह आपको पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। उस शैतान की तरफ से खान अख्तर अली खान के बारे में इंकिशाफ सुनकर मुझे लगा कि सारे जिस्म का खून मेरे दिमाग की तरफ दौड़ पड़ा है। गैज़ गज़ब की शिद्दत से मुझे अपने हाथों में राशा महसूस हुआ। इतना शदीद तैश मैंने शायद ही अपनी जिंदगी में कभी महसूस किया होगा। मैंने अपने आप से अहद किया कि इस बदबख्त को इसके गुर्गों समेत जहन्नम का ईंधन बनाने में ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। अब मुझे उसके कमरे में आने का बेताबी से इंतजार था। उसने टेलीफोन पर गुफ्तगू खत्म कर दी और अब उसे यहाँ आने में ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए। बिलाखिर मैंने भारी कदमों की आवाज सुनी और सुनील कमरे में दाखिल हुआ। उसने वही सफारी सूट पहन रखा था। वो इफ्तिखार साहब के पास खड़ा होकर गालिबन उनके बंधनों का जायजा ले रहा था। सार्जेंट अजीत गालिबन सब इंस्पेक्टर समेत उसके साथ खड़ा था, जबकि बाकी दो कारिंदे मेरी नजरों के दायरे से बाहर गालिबन दाएं तरफ वाले पलंगों पर बैठे हुए थे। तभी मैंने सुनील की तंज आमेज आवाज सुनी, सब इंस्पेक्टर राकेश, सार्जेंट अजीत, क्या हाल है हमारे शिकारी का? क्या पूछा इससे? अजीत ने जहरीले लहजे में कहा, जो पूछना है तुम खुद पूछो। हाँ, जब इसकी उंगलियां कुचलनी हो तो मुझे पहले मौका देना। ये सुनकर मैंने फैसला किया कि अब मजीद इंतजार फजूल है। मुझे बाहर निकलकर इनका काम तमाम कर देना चाहिए। मगर ऐन उसी वक्त सुनील ने हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, तुम स्टोर से हथौड़ी ले आओ, और हाँ, हथौड़ा मत लाना। हमने एक ही चोट लगाकर इसकी उंगली का कचूमर नहीं निकालना। हो सकता है ये पहली ही चोट पर जबान खोल दे और इसकी उंगली पूरी नष्ट होने से बच जाए। ये सुनकर मैंने पलंग के नीचे से निकलने का इरादा अजीत के वापस लौटने तक मुलतवी कर दिया। तभी मैंने इफ्तिखार साहब को संजीदा लहजे में कहते सुना, मेरी बात गौर से सुनो मिस्टर, तुम्हारा जो भी नाम है, तुम सब बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हो। इसलिए मैंने ये पता चलने के बाद कोई मजाहमत नहीं की कि तुम्हारा ताल्लुक पुलिस से है, परंतु मैं वार्निंग देता हूँ कि तुमने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं तुम सबको कोर्ट में घसीटूंगा। तुम लोगों का विचार गलत है। मैं स्टेट ऑफ इंडिया का एक इज्जतदार व्यक्ति हूँ। इफ्तिखार साहब की बात सुनकर सुनील ने तस्हीक आमेज कहकहा लगाया। सब इंस्पेक्टर राकेश ने भी उसका साथ दिया। तभी अजीत कमरे में दाखिल हुआ। मुझे उसके हाथ में हथौड़ी की बजाय एक भारी सा पाना दिखाई दिया। उसने कहकहों की गूंज खत्म होते ही कहा, सब ठीक तो है सुनील जी, किस बात पर हंस रहे हो? सुनील ने बदस्तूर हंसने के अंदाज में कहा, यार तुमने देर कर दी सार्जेंट अजीत, तुम्हारे प्रेमी ने एक बहुत ही मजे का जोक सुनाया है। अजीत ने कहा, कैसा जोक सुनील जी? सुनील की बजाय सब इंस्पेक्टर राकेश ने कहा, ले सुन। कहता है मैं भारत देश का इज्जतदार व्यक्ति हूँ। उसकी बात मुकम्मल होते ही सुनील ने एक बार फिर कहकहा लगाया। इस बार अजीत भी हंसने वालों में शामिल था। मुझे पहले ही इफ्तिखार साहब के बारे में उन सब की तौहीन आमेज बातों पर शदीद गुस्सा आ रहा था। इस इज्तिमाई कहकहे ने मेरे तन बदन में आग लगा दी। मैं करवट के बल तो पहले ही था। मैंने अपने बाएं हाथ का तकिया सा बनाया और दायां हाथ उस पर टिकाकर बरेटा की नाल का रुख सुनील और उसके दोनों चमचों की टांगों की तरफ कर दिया।
मैंने खुद से किए हुए अहद के मुताबिक पहले सार्जेंट अजीत के दाएं घुटने के अकबी हिस्से का निशाना लिया। मैंने ये ध्यान रखा था कि निशाना खता होने पर कहीं गोली इफ्तिखार साहब को ना जा लगे। मेरी खुशकिस्मती के आहनी पलंग काफी ऊंचे थे। मैंने ताक कर यक के बाद दीगरे 2 बार लबलबी दबा दी। कमरे की महदूद फजा में 2 धमाके गूंजे और लगभग अगले ही लम्हे अजीत दर्दनाक अंदाज में चिंघाड़ा। मेरा अंदाजा था कि पहली गोली ऐन निशाने पर लगी है, जबकि दूसरी ने जरा ऊपर रान में छेद डाल दिया है। ताहम इस असना में मेरी तीसरी गोली अजीत की दूसरी टांग का रुख कर चुकी थी। अजीत की पहली चिंगाड़ में बिला तवक्कुफ दूसरी शामिल होना ये बताने के लिए काफी था कि ये गोली भी निशाने पर लगी है। फायरिंग शुरू होते ही कमरे में हलचल मच गई। ये बात मेरे हक में थी कि उनके लिए फौरी तौर पर सूरत हाल समझना आसान नहीं था, लेकिन अगर मैं फायरिंग में वक्फा दे देता तो सुनील और राकेश को संभलने का मौका मिल जाता और वो लाजिमन अपनी जगह छोड़ देते। उन दोनों के मुतहर्रिक होने पर मुझे उन्हें निशाना बनाना मुश्किल हो जाता, जबकि उनके बाकी दोनों साथी भी शायद हैरानी के झटके से निकल आते। लिहाजा मैंने अजीत को उसके हाल पर छोड़कर फौरन ही बरेटा की नाल का रुख सुनील की टांगों की तरफ कर दिया। ताक कर निशाना लगाने की गुंजाइश नहीं थी। मैंने बगैर किसी वक्फे से यक के बाद दीगरे 3 गोलियां उसकी तरफ चलाईं और उसकी कर्बनाक चीख नजरअंदाज करके सब इंस्पेक्टर राकेश की तरफ मुतवज्जे हुआ, जो इस दौरान में मुड़कर सूरत हाल समझने की कोशिश में तिरछा हो चुका था। मैंने निशाना खता होने का खतरा मोल लेने के बजाय अपने बरेटा की नाल ऊपर करके उसकी छाती की तरफ उठाई और 2 फायर कर दिए। पहली गोली तो निशाने पर लगी, अलबत्ता दूसरी भटक कर शायद उसकी हंसली की हड्डी और गर्दन के दरमियान कहीं पैवस्त हो गई। वो उछलकर अपने अकब में दीवार से टकराकर फर्श पर ढेर हो गया। वो बेचारा अगर चीखा भी था तो उसकी आवाज अजीत और सुनील की करबामेज चिंगाड़ों में दब गई थी, जो मेरे ऐन सामने फर्श पर छिपकली की कटी दुम की तरह तड़प रहे थे। मगर मेरे पास उन तीनों की हालत का जायजा लेने की मोहलत कहाँ थी। मैं भूला नहीं था कि इसी कमरे में 2 पुलिस अहलकार मजीद मौजूद हैं, जो यकीनन मुसल्ला भी होंगे। उन्हें संभलने और सूरत हाल समझने का मौका मिल गया तो ये बाआसानी मुझे छलनी कर डालेंगे। लिहाजा मैं तूफानी रफ्तार से करवटें बदलता हुआ पलंग से निकला और सीने के बल लेटे लेटे अपने महबूब हथियार का रुख ऊपर की तरफ कर दिया। इस दौरान में दोनों कारिंदे उठकर खड़े हो चुके थे। उन दोनों के हाथों में राइफलें थीं, ताहम गालिबन बौखलाहट के आलम में समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। गोलियों की ये बारिश कौन कर रहा है, कहां से हो रही है। मुझ पर नजर पड़ते ही उनकी आंखें खौफ से फैल गईं। हो सकता है उन्होंने राइफलें सीधी करने का भी सोचा हो, मगर उन्होंने सूरत हाल समझने में बहुत देर कर दी। मैंने पहले दाएं और फिर बाएं तरफ वाले कारिंदे पर गोली चलाई। पहली गोली सीने में व्यवस्थ होने की बजाय उस कारिंदे के शाने में लगी, अलबत्ता गालिबन दूसरे का दिल निशाना बना था। अपने पहले साथी के बरक्स वो ठीक तरह से चीख भी न पाया और पलटकर पीछे बिछे पलंग पर ढेर हो गया। इस दौरान में मेरा बरेटा पहले वाले कारिंदे पर एक बार फिर आग उगल चुका था। मैंने दानिस्ता निशाना नहीं लिया था, मगर उसकी बदकिस्मती के गोली ऐन उसकी पेशानी पर लगी और उसकी खोपड़ी के चीथड़े उड़ाती गुजर गई। ऐन उसी वक्त कोई ठोस भारी भरकम चीज इस जोर से मेरे बाएं शाने के अकब से टकराई कि बेसाख्ता मेरी चीख निकल गई। मेरी छठी हिस्स ने मुझे बताया कि मुझ पर हमला हुआ है और दूसरा वार होने में बस लम्हा भर की देर है। उस वक्त मेरे दिमाग ने खुदकार तौर पर जिस्म को तेजी से करवट बदलकर एक बार फिर पलंग के नीचे घुस जाने का हुक्म दिया, मगर मेरी फुर्ती पूरी तरह कारगर न हो सकी और करवट बदलने के दौरान में एक और उचटती सी जर्ब मेरी पसली से टकराई। पलंग के नीचे पहुंचकर जर्ब की जद से कम से कम वक्ती तौर पर निकलने के बाद मैंने तेजी से खुद को संभाला और हमला आवर की तलाश में नजरें दौड़ाईं। मुझे फर्श पर ढेर अजीत के हाथ में फौलादी पाना दिखाई दिया। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने शदीद जख्मी होने के बावजूद अपनी हिम्मत यकजा करके उसी भारी भरकम हथियार से मुझ पर वार किए थे। मेरी किस्मत उरूज पर थी कि वो मेरी खोपड़ी को निशाना नहीं बना सका, वरना उसके साथियों के साथ मेरा भी काम तमाम हो जाता। तब मैंने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। खून में लथपथ फर्श पर ढेर वो शख्स अपने जिस्म का बोझ बाएं बाजू पर संभालते हुए वही पाना अपनी पूरी बची कुची कुव्वत के साथ मुझे खींचकर मारने की जुस्तजू में था। मैंने उसके सीने का निशाना लेकर बेदरेख गोली चला दी। उसका जिस्म जिस अंदाज में झटका खाकर पीछे गिरा था, उससे मेरे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि इस बार गोली ने कारगर अंदाज में अपने हदफ को निशाना बनाया है। पाना उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिरने से भी इस अंदाजे की तस्दीक हो गई। मैंने अजीत को उसके हाल पर छोड़कर सुनील का जायजा लिया। मैंने देखा कि उसने अपने दोनों हाथों से अपने घुटने दबा रखे हैं और फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देख रहा है। उसकी आंखों में मौत की दहशत आया थी। उस वक्त मेरी नजरों के सामने अख्तर अली खान साहब का मुजमहिल चेहरा आ गया
اور میں نے اپنے بریٹا کا باقی میگزین سنیل کے وجود پر خالی کر دیا۔ مجھے سنیل کے جہنم رسید ہونے کی تصدیق کی ضرورت نہیں تھی۔ اس وقت تو پھاٹک پر پہرا دیتے مسلح کارندوں کی فکر میرے دماغ پر غالب تھی۔ میں نے بریٹا میں نیا میگزین چڑھاتے اور لیور کھینچ کر چیمبر میں گولی پہنچاتے ہوئے ایک نظر افتخار صاحب پر ڈالی۔ وہ گردن آخری حد تک موڑ کر میری طرف دیکھ رہے تھے۔ لمحے بھر کے وقفے میں مجھے ان کے چہرے پر بیک وقت کئی طرح کے تاثرات کا گمان گزرا، تعجب، تشکر، شکایت، مگر میرے پاس اپنا رد عمل ظاہر کرنے کی بالکل گنجائش نہیں تھی۔ یہ سارا خون خرابہ میرے اندازے کے مطابق نصف منٹ سے بھی کم وقت میں اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ تاہم مجھے بخوبی ادراک تھا کہ پھاٹک پر تعینات سردار جی اور پون پہلی گولی چلتے ہی چونک اٹھے ہوں گے، اور پھر مختصر وقفے سے یک کے بعد دیگرے گولیوں کے دھماکوں نے ان کے ہاتھوں سے طوطے اڑا دیے ہوں گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ پہل تذبذب کا شکار ہوئے ہوں گے، مگر باہم مشورے سے وہ اسی نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے کہ یہ اچانک کون سی قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ دونوں ایک ساتھ اندر آنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک آتا ہے۔ مختصر یہ کہ میرے پاس بس برائے نام مہلت تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچتے، ان سے نمٹنے کے لیے میں اپنا بریٹا سونتے کمرے سے باہر کی طرف لپکا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ میں ہال کے دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ مجھے بجری میں دوڑتے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ یہ اندازہ لگانے کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ ایک ہیں یا دو۔ اس سے پہلے مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ باہر نکل کر ان کا سامنا کروں یا ان کے اندر آنے کا انتظار کروں۔ اگر وہ دونوں ساتھ ہوتے تو دوسری صورت موزوں ترین ثابت ہوتی۔ باہر نکل کر گولیاں چلانے کی صورت میں دھماکوں سے دور تک کی آبادی کو چونکا دیتے، جبکہ اندر ہونے والی فائرنگ کی آواز محدود دائرے میں رہتی۔ میں دروازے کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گیا اور پھر لگ بھگ چھلانگ لگا کر بیرونی دیوار کی طرف بڑھا۔ میں نے اپنا توازن درست ہی کیا تھا کہ دھڑام سے دروازہ کھلا اور پون ہال میں داخل ہوا۔ اس نے رائفل ہاتھوں میں تھام رکھی تھی، تاہم اس کی نال کا رخ چھت کی طرف تھا۔ وہ بوکھلاہٹ کے عالم میں اندر گھستا چلا آیا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے مار گرانے کے لیے نشانہ تاکتا، ہٹا کٹا بھاری بھرکم سردار جی بھی اندر آ گیا۔ اس کی رائفل بھی گولی چلانے کے لیے تیار دکھائی نہیں دی۔ وہ دونوں دیوانہ وار ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے سیدھے ہال کے وسط میں پہنچ گئے۔ اس مختصر سی مہلت میں میرا دماغ فیصلہ کر چکا تھا کہ ان سے کیسے نبٹنا ہے۔ میں بجلی کسی تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف لپکا اور دونوں کواڑ بند کر دیے۔ خدا جانے میرے حرکت میں آنے سے ان کی توجہ میری طرف مبذول ہوئی یا دروازہ بند ہونے کی آواز نے انہیں چونکایا تھا۔ بہرحال وہ دونوں اب میری طرف متوجہ تھے اور میرے بریٹا کی نال اپنی طرف دیکھ کر یکلخت ساکت سے ہو گئے۔ ان کے منہ حیرت سے کھلے ہوئے تھے اور آنکھوں میں خوف اتر رہا تھا۔ میں انہیں تادیر اس دہشت میں مبتلا رکھنے کا روادار نہیں تھا، نہ میرے پاس مہلت تھی۔ میں نے بلا توقف پہلے پون اور پھر سردار جی پر گولی چلا دی۔ پہلی گولی نے پون کی چھاتی کے لگ بھگ وسط میں چھید بنا ڈالا۔ وہ اذیت کی شدت سے بری طرح چیخا۔ سردار جی اس کے مقابلے میں خوش قسمت نکلا۔ میں نے اپنی دانست میں اس کی پیشانی کے وسط کو ہدف بنایا تھا اور میرا نشانہ بس انچ بھر ہی بہکا تھا۔ نتیجہ یہ کہ وہ گولی لگتے ہی حلق سے کوئی آواز نکالے بغیر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ جانے کیوں اس کی بے اذیت موت پر مجھے دل میں ایک طمانیت سی ہوئی، تاہم پون بدستور چنگھاڑ رہا تھا۔ میں چند قدم آگے بڑھا اور کھوپڑی میں گولی اتار کر اس کی اذیت بھی ختم کر دی۔ مجھے شدت سے احساس تھا کہ وقت کی ریت تیزی سے پھسل رہی ہے، مجھے تیزی سے اپنی کارروائی مکمل کرنی ہے۔ خدا جانے بے تحاشا اور لگاتار فائرنگ کی آوازیں کہاں تک گئی ہوں گی اور سننے والے لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا۔ شمعی قسمت سے آس پاس پولیس کی کوئی ٹکڑی گشت پر ہوئی تو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ خیریت اسی میں ہے کہ میں افتخار صاحب کو بندھنوں سے آزاد کروا کے جلد از جلد یہاں سے نکل بھاگوں اور علاقہ پولیس کے جاگنے سے پہلے یہاں سے زیادہ دور نکل جاؤں۔ لہٰذا میں ان دونوں کے خون سے بچتا بچاتا تیزی سے باورچی خانے کی طرف لپکا۔ قسمت اس وقت واقعی مجھ پر مہربان تھی۔ مجھے چھری ڈھونڈنے میں بمشکل چند لمحے لگے۔ میں اسے تھامے متعلقہ کمرے کی طرف لپکا۔ افتخار صاحب اسی طرح گردن موڑ کر کمرے سے باہر کا حتی الامکان جائزہ لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے پرجوش لہجے میں انہیں سلام کیا اور پہلے ان کے دائیں ہاتھ کے مضبوط بندھن چھری سے کاٹنے لگا۔ افتخار صاحب نے گمبھیر لہجے میں کہا، وعلیکم السلام۔ مجھے تم سچ مچ کوئی مافوق الفطرت ہستی لگتے ہو میاں۔ یہ سلام مجھے آخری سانس تک یاد رہے گا۔